सुबह सुबह रितु किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आता है। फ्री है बेटा कि बाद में बात करूं? तुम हर बार ये क्यों पूछती हो मम्मी? अब तेरी शादी हो गई है बेटा, 10 काम होते हैं ससुराल में। अच्छा, नाश्ते की तैयारी कर ली? मैंने रवि को बोल दिया है मम्मी, वो समोसे कचौरी ले आएंगे, साथ में सब्जी आती है, समोसे कचौरी और सब्जी का नाश्ता कर लेंगे सब। फिर से समोसे कचौरी? ये लड़की नाश्ते में कुछ बनाना क्यों नहीं चाहती? बेटा ऐसे रोज रोज समोसे कचौरी मंगवाना अच्छा नहीं लगता बेटा। मैदे का सामान, ऊपर से तेल में तला हुआ, ऐसे घर थोड़ी ना चलता है। अच्छा मम्मी, रवि आ गए, बाय। रितु फटाफट सभी की प्लेट्स लगाती है और एक एक कर डिस्पोजल प्लेट्स में नाश्ता सर्व करके सभी को पकड़ाती है। ये लो फिर से समोसे, वो भी इस थर्माकोल के प्लेट में। नाश्ता मिल गया ना, चुप रहो तुम। सुषमा पहला समोसा खाती है और जैसे ही चटनी खाती है डिस्पोजल प्लेट मुड़ जाती है और सब्जी उसी के कपड़ों पर गिर जाती है। सुषमा को नाश्ते के वक्त नहाना पड़ जाता है। दोपहर के वक्त रितु के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। दोपहर में क्या बनाने का सोचा है बेटा? तेरे पापा को तो आज धनिया के पराठा खाने का बड़ा मन था, पर पूरे बाजार में कहीं ना पुदीना मिला ना धनिया। मैं तो दाल चावल और आलू का भरता बनाकर रख दूंगी मम्मी, हो गया। दाल चावल भरता फिर से? बुरा मत मानना रितु, तुझे लगता होगा मम्मी बार बार टोकती है, पर अपने घर पर कभी रोटी भी बना लिया कर। नाश्ते में समोसे मंगा लिए, दोपहर में चावल बना दिया, रात को फिर इसी चावल को फ्राई कर देगी। तेरे पापा का बिना रोटी के सरता नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनका बिना रोटी के पेट नहीं भरता। चावल के साथ 4 रोटी बना दिया कर और एक सब्जी, इतना मुश्किल नहीं है बेटा। मेरे ससुराल वाले ऐसा नहीं है मम्मी, मैं जो देती हूँ वो खा लेते हैं, तुम ना टेंशन मत लो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मनीषा रितु को कितना भी समझाने की कोशिश करती, वो अपने कंफर्ट के मुताबिक ही अपने ससुराल को मैनेज करती, क्योंकि रोटियां बनाने में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसी ही एक रात मनीषा अपनी बेटी के घर पर पहुंचती है। अब मैं आ गई हूँ, तब भी तू काम करती रहेगी क्या? जाकर आराम से बैठ, खाना मैं परोस देती हूँ। अरे यार मम्मी, तुम्हें किचन में आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आइसक्रीम लेने आई थी। चलो बाहर, मैं भी बाहर ही आ रही हूँ। वैसे भी मैंने खाना बनाकर रख दिया है, अब सभी को अलग अलग खाना परोसना हो या साथ में, ये सब मम्मी जी देखती हैं, इतना दिमाग मैं नहीं लगाती। मनीषा रितु के कमरे में बैठी आइसक्रीम खा रही थी कि उपमा के 2 प्लेट्स लेकर सुषमा वहां आती है। अरे समधन जी, ये आप क्यों नाश्ता ला रही हैं? शादी को 2 साल हो गया, अभी यही खातिर चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं समधन जी, बिल्कुल भी नहीं। ये नाश्ता नहीं है, रात का खाना है। बहू ने उपमा बनाया, सूखा उपमा निकला नहीं जाता ना मुझे, तो साथ में चटनी बना दी। इस कटोरी में चटनी है और साथ में थोड़ा मिक्सचर है टेस्ट के लिए। ये डिनर ही है, कुछ स्पेशल थोड़ी ना बनाया है, जो बना हुआ था परोस दिया। मनीषा हैरानी से एक बार अपनी प्लेट को देख रही थी, एक बार अपनी बेटी की प्लेट को। चावल, पोहा, उपमा, खिचड़ी, हर वक्त यही खाना। रात के खाने में उपमा, हद कर रखी है रितु ने तो। अगली सुबह सभी से मिलकर मनीषा निकल रही थी कि अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। अपने पेट को पकड़कर मनीषा सीढ़ियों पर बैठ जाती है। अपनी माँ की इस हालत को देखकर रितु घबरा जाती है और रवि फौरन अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल भागता है। ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं है, बस खाने का ध्यान रखना होगा। इन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। आप ध्यान रखिए मनीषा जी कि खाना चबा चबा कर खाइए। आप जितना रोटी को चबा कर खाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। फाइबर वाली रोटी, ओट्स, रागी, ऐसे अलग अलग 20 तरह की आटे की रोटी खाइए। फिलहाल चावल तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। अपनी माँ की तबीयत देखकर रितु घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहां कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? गौरव जो खुद पिज्जा मंगवा कर खाता रहता है। तुम मेरे पास ही रुक जाओ मम्मी, वहां जाओगी तो तुम्हें पापा की सेवा में लगना पड़ेगा, फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? पर तुमने सुना नहीं बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी को 20 तरह की रोटियां खानी है और तुमने तो कभी गेहूं की रोटी बनाई भी नहीं है। तुम्हारी सास ठीक कह रही है बेटा, रोटी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए 20 क्या, मैं 200 प्रकार की रोटियां बनाने को तैयार हूँ। और इसी बात पर रितु अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी माँ को अपने घर लेकर पहुंचती है। अगली सुबह रितु उठते ही अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, आप जरा मेरी मदद कर देंगे? बरसों पहले मैंने एक बार रोटी बनाई थी, उसके बाद नेल्स खराब हो जाएंगे, आटा कौन गूंथे, ये सब सोचकर मैंने कभी रोटियां बनाने में दिमाग ही नहीं लगाया।
आप जरा मुझे 1-2 रोटी बनाकर दिखा देंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो ठीक तो है बहू, तो रोटी बनाएगी? बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर कि अपनी माँ से कितना प्यार करती है बेटा। चल मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। सुषमा एक बड़े से परात में सभी के हिसाब से आटा निकालती है। इतने आटे का हम क्या करेंगे मम्मी जी? मुझे तो बस मम्मी के लिए 2 रोटियां बनानी है, बाकी आटे को वापस रख देते, नहीं तो खराब हो जाएगा। बेचारी सुषमा, उसका तो सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाता है। 2 मतलब सिर्फ 2 नहीं होता बेटा, तेरी माँ ने तीसरी रोटी मांग ली तो दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा ना। 4 रोटियों के हिसाब से तो आटा गूंद देती हूँ। सुषमा आटा गूंद कर 2 रोटियां बनाती है और फट से रितु हॉट गैस में डालकर रख देती है। अब मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ गई। मैं क्या कह रही थी बहू, आप सब्जी जब बना ही रही है तो सबके लिए बना लो ना, फिर रोटी भी सीख जाएगी। बोलो तो मैं अलग से आटा गूंद दूं? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, सब हो जाएगा। वो क्या है ना, कल दोपहर का चावल बचा हुआ है ना, रात को मैंने हलवा बना दिया था, तो नाश्ते में चावल फ्राई कर देती हूँ। इसके पहले कि रितु खाना लेकर कमरे में आए, मनीषा नीचे आ जाती है। आज सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ये खाना मैं नहीं खा सकती रितु। पर क्यों मम्मी? क्या बात है मम्मी जी? अच्छा, आपको डिस्पोजल प्लेट्स में खाने की आदत है? वही मैं सोचूं आए दिन रितु सभी को डिस्पोजेबल क्यों देती है। मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं दामाद जी, आज सभी चावल खा रहे हैं और मैं रोटी खाऊं, मुझे भी चावल दे दे बेटा। फिर ये रोटी सब्जी मैं खा लूं क्या? क्यों जिद करती हूँ मम्मी? डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गई? नहीं याद है, पर सभी की प्लेट में दूसरा खाना दिखेगा तो मेरा भी वही खाने का मन करेगा ना बेटा। अगर तू चाहती है कि मैं रोटी खाऊं तो फिर सभी के लिए रोटी बना। रितु किचन में जाती है और परात भरकर सभी के लिए आटा निकालती है, फिर रोटियां बनाती है। बाप रे बाप, 4 लोगों के हिसाब से रोटियां बनानी है, मतलब 4 लोगों की 4-4 रोटियां, यानी 16 रोटियां, और उसके बाद सब्जी भी बनानी पड़ेगी मुझे। कहाँ डॉक्टर ने फंसा दिया? यहाँ 20 रोटियां नहीं बन रही मुझसे और 20 प्रकार की रोटियां बनानी है। रितु बाहर से चेयर लाती है और किचन में चेयर लगाकर बैठकर रोटियां बनाने लगती है। तू चेयर पर क्यों बैठ गई बेटा, सब ठीक तो है? ये बहुत टफ काम है मम्मी जी, सबके लिए 4-4 रोटियां बनानी है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब इसके बाद सब रोटी सब्जी भी खाएंगे। मैंने सब्जी तो सिर्फ मम्मी के लिए बनाई थी, अब सभी के लिए सब्जी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो सबके प्लेट में अचार देकर मम्मी बोलेगी मुझे भी अचार दो। जिस दिन तू इस घर में आई थी ना बेटा, मैंने मान लिया था कि भगवान ने मुझे बेटी दे दी, और सच में वही कर रही है तू जो एक बेटी करती। जैसे एक बेटी अपनी माँ को परेशान करती है और खुद आधे वक्त परेशान रहती है। रोटियां बना दी ना तूने, 16 रोटियां, बहुत बड़ी बात है। सब्जी मैं बना देती हूँ, तेरी माँ टीवी देख रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुषमा आलू की सब्जी बनाती है और आज पूरा परिवार आलू की सब्जी के साथ रोटी खाता है। विश्वास नहीं हो रहा, आज बहू ने रोटी बनाई है। रोटी तो बहुत अच्छा बनाती हो बेटा, बिल्कुल पतली पतली, इंसान 4 क्या 40 खा जाए। नहीं पापा जी, चौथी रोटी के बाद अगर आपको भूख लगी ना तो फिर मैं आपको बचे हुए चावल ही दे दूंगी खाने के लिए। सभी हंसने लगते हैं। दोपहर के वक्त सुषमा अपने समधन का हाल समाचार पूछने फल लेकर कमरे में जाती है। खातिर मैं आपकी करूंगी कि आप मेरी? आप बैठिए। ये क्या कभी पानी कभी फल लेकर आ जाती हैं आप? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो मुझे भी पता नहीं कि आप ठीक है या नहीं, पर आपके आने से इस घर में बहुत कुछ ठीक हो गया है समधन जी। मेरी वो बहू जो आए दिन हमें डिस्पोजल में खाना देती थी, आज उसने नया क्रॉकरी सेट निकाला है। आज आप आ गई तो हम सबको इतने सालों बाद रोटी खाने को मिली, और अपनी बहू के हाथ की तो पहली बार, समझ लीजिए आज ही पहली रसोई हुई है मेरी रितु की। आप ये बताइए दोपहर में कौन सी सब्जी खाएंगी आप, और किस आटे की रोटी बनवा दूं? कुट्टू की खा लेंगी? ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? 4-4 रोटियां खाई है नाश्ते में सबने पेट भरकर, अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अब तो लगता है सीधा रात को ही खाना खाएंगे। वो क्या है ना, हर बार बहू इतना हल्का खाना बनाती थी कि पेट को ज्यादा खाने की अब आदत ही नहीं रह गई। अपनी समधन की बात सुनकर मनीषा बिस्तर से उठती है और उसके गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, कितना कुछ सहना पड़ता है आप लोगों को। एक सास होकर आप मेरी बेटी की माँ की तरह हिफाजत करती हैं। बहुत लकी है रितु, उसकी कितनी मदद करती है, पर यह है कि समझना ही नहीं चाहती। पर कोई ना, 1 हफ्ते हूं मैं यहाँ, 7 दिनों के अंदर रोटी बनाने की ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगी रितु को कि आप लोगों की खाने की समस्या दूर हो जाएगी। ये वादा है मेरा आपसे। मनीषा सीधा किचन में जाती है और चेयर लेकर खुद बैठ जाती है।
अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था तो मैं भी नीचे आ गई। दोपहर में क्या बना रही है बेटा? दाल चावल मत बोलना, हाँ, दाल चावल मना है ना मुझे। मेरे लिए तो रोटी बना देना और साथ में शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी। सुबह बड़ी सब्जी कम लग रही थी, अब तो मैं कम से कम 3 कटोरी खा लूंगी बेटा। 3 कटोरी? ओके मम्मी। इतनी जल्दी तो रितु समझने वाली थी नहीं। वो सुबह फ्राई किए हुए चावल को ही किसी मसाले की तरह कुट्टू के आटे के अंदर भरकर अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां बना देती है और साथ में गाजर शिमला मिर्च की सब्जी। क्या गजब सी चीज बना दी तुमने रितु, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथ कहाँ है? आज हम दोनों रात को मूवी चलेंगे। बस मुझे तो मन कर रहा है तुम्हें विदेश ले जाऊं। सच में? रोटी इतनी अच्छी बनी है? अच्छा, वो रोटी के अंदर फ्राइड राइस को स्टफ कर दिया। मम्मी को चावल दिख भी नहीं रहा और चावल यूज भी हो गए। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज 7वां दिन था, दोपहर के वक्त। रितु सभी के लिए दाल चावल, आलू का भरता, बैंगन का भरता, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, पापड़, अचार, मिक्स वेज की सब्जी बनाकर टेबल पर रखती है। रवि बता रहे थे तुम जा रही हो मम्मी, क्योंकि तुम अब ठीक हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रोटी के साथ चावल भी बनाया है, और आप सभी के लिए भी पापा जी, मम्मी जी। ये 20 प्रकार की रोटी हो गई बेटा। एक दिन में 3 वक्त तूने मुझे रोटी बनाकर खिलाई अलग अलग आटे की। जैसी बेटी तू साबित हुई है ना बेटा, वैसी बहू भी साबित होना। खाना खाने के बाद मनीषा घर से निकलने लगती है। दरवाजे पर उसकी समधन उसे छोड़ने आती है। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना मैं बीमार होने की। सुषमा मनीषा के गले लग जाती है। शिल्पा और उसकी सभी सहेलियां मीनाक्षी के घर पर किटी पार्टी के लिए इकट्ठा हुई थी। एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार किटी पार्टी करना, शॉपिंग करने जाना, ये सब शिल्पा और उसकी सहेलियों का चलता ही रहता था। आज भी किटी पार्टी में हंसी मजाक और बातें ये चल ही रही थी कि तभी आज की किटी पार्टी जैसी लग रही है। नहीं तो इससे पहले वाली किटी पार्टी खाना भी अच्छा था, अरेंजमेंट भी अच्छी थी, लेकिन किटी पार्टी जैसी नहीं लग रही थी। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी तुमने। अगर हमारे ग्रुप का एक भी मेंबर कम रहता है तो बिल्कुल मजा नहीं आता। गीता, पिछली बार तुम किटी पार्टी में नहीं थी। किटी पार्टी करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम किटी पार्टी नहीं करते तो अच्छा ही होता। मैं इस ग्रुप में सबको पहले ही बता रही हूँ, अगर किसी को भी कुछ काम रहा हमारे किटी पार्टी वाले दिन तो उस दिन किटी पार्टी कैंसिल कर देंगे, या फिर उस मेंबर को काम कैंसिल करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मुझे किटी पार्टी कितनी पसंद है, यूं ही थोड़ी ना मैं किटी पार्टी कैंसिल कर सकती हूँ। लेकिन पिछली बार सच में मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, नहीं तो मैं हमारी कोई भी किटी पार्टी मिस नहीं करना चाहती। यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो बाकी सब चीजों में कहाँ है। ये बिल्कुल सही कहा तुमने गीता, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें हमारी किटी पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? तुम लोग मेरे ही घर के हो, अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए ये बात हमारे ग्रुप में ही रहनी चाहिए। कोई चोरी करने का या फिर डाका डालने का मिशन है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रही है? आज तक हमारे ग्रुप में से कोई बात बाहर गई है क्या? तुम भी ना मीनाक्षी, पहले बात तो सुन लो, और ऐसी बातें धीरे ही की जाती है। अरे आखिर बात क्या है? मेरी बेटी है ना सेजल, अब उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, अच्छी जॉब भी मिल गई है उसे। पिछले 2 सालों से उसके लिए काफी सारे रिश्ते आ रहे थे। अभी तो मैं मना करती रही थी, लेकिन अब पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, जॉब भी लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस साल उसका कहीं ना कहीं रिश्ता तय कर दूं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो, हमारी सेजल की शादी! मैं तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शादी के लिए। देख लेना, सेजल की शादी में आपसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही दिखूंगी, रोज ही होगा जो करती हूँ। गीता, एक बात समझ में नहीं आई तुम्हें? अभी अभी तुमने कहा कि तुम बस सोच रही हो कि इस साल सेजल की शादी कर दी जाए, लेकिन सेजल की शादी के बारे में सोने का और किटी पार्टी में ना आने का क्या कनेक्शन है? काफी दिनों से हमारे रिश्तेदारों में से एक लड़के का रिश्ता सेजल के लिए आया है। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया, लेकिन एक शादी में उनके बेटे ने मेरी बेटी सेजल को देख लिया था। पिछले 2 सालों से पीछे पड़े हैं, लेकिन कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर तो कभी जॉब का बहाना बनाकर मैं उन्हें आज तक टाल रही थी। लेकिन अब फिर ऐसे ही एक फंक्शन में उनकी और हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने फिर से सेजल के बारे में पूछ लिया। लड़के के बारे में पूछताछ करने के बाद पता चला कि लड़का अच्छा है, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, उसका घर परिवार भी अच्छा है। तो मैंने उन्हें फोन करके सेजल से मिलने के लिए घर बुला लिया था। पहली बार कोई लड़का मेरी बेटी को देखने के लिए घर आ रहा है। इस बात का मुझे इतना टेंशन आया था कि इन सब में मैं हमारी किटी पार्टी भूल ही गई थी।
और हाँ मैं कहूँगी या ना, सेजल को लड़का पसंद आएगा या ना, ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, इसलिए मैंने किसी को कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं था। अरे हम सब सहेलियाँ थोड़ी ना हैं, एक परिवार है। खैर उस वक्त तो तूने हमको बताया नहीं, अब बता कि तुझे लड़का कैसा लगा। लड़का जब सेजल को देखने घर आया ना, तो बड़ी गाड़ी लेकर आया था। उसकी आलीशान गाड़ी और उसका रौब देखकर ही मैं इम्प्रेस हो गई थी। फिर पता चला कि वो बड़ी कंपनी का सीईओ है। फिर सोचने जैसा कुछ बचा ही नहीं। अगर लड़का इतना कमाता होगा तो कौन लड़की उसके साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए मैंने उन्हें हमारी तरफ से हाँ कह दिया। अगले हफ्ते फिर आने वाले हैं वो हमारे घर, फिर आगे की बात बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कहा गीता तुमने, आजकल सब कुछ कमाई पर ही चलता है। मैं मेरे बेटी के लिए भी कोई सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढने वाली हूँ। सरकारी नौकरी वाले की मैं सास रहूंगी तो सोचो मेरा रौब कितना बढ़ जाएगा। मीनाक्षी का ही देख लो, उसने अपनी बेटी एक कंपनी के मालिक को दे दी है। मीनाक्षी का दामाद एक बड़े कंपनी का मालिक है। कैसे बार बार उसकी बेटी फॉरेन ट्रिप पर जाती है, मायके भी आती है तो मर्सिडीज फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर आती हैं, कितने अच्छे अच्छे गहने पहनती है। 100 बातों की एक बात, मुझे भी दामाद बिल्कुल मीनाक्षी के दामाद के जैसा ही चाहिए। अरे शिल्पा तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ बोलो। अरे वो आप सब सही कह रही हो ना, इसका दामाद ऐसा है, हमें ऐसा दामाद चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मेरा दामाद आप सबके दामाद से ज्यादा कमाने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। किटी पार्टी में हंसी मजाक करते हुए सभी सहेलियां अपने अपने होने वाले दामाद के सपने देख रही थी। भले ही दिल से सभी सहेलियां बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मेरे दूसरे सहेलियों से अच्छा मेरे पास कैसा होगा। फिर चाहे चीज हो या इंसान, बहू हो या फिर दामाद, यही सब बातें करते करते आज की किटी पार्टी खत्म होती है। बीच में ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद गीता के बेटी को इतने अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ है। मेरी बेटी भी शादी लायक है। आज तक उसके लिए एक भी रिश्ता नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आज तक मैंने कभी किसी के सामने अपनी बेटी की शादी का जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे भी एकदम अमीर 4 व्हीलर गाड़ी में घूमने वाला, महीने में 2-4 कोटी रुपए कमाने वाला, साल में कम से कम 3-4 बार फॉरेन ट्रिप करने वाला दामाद चाहिए। लेकिन ऐसा दामाद मिलने से पहले मुझे मेरी बेटी को शादी के लिए राजी करना पड़ेगा। मेरी बेटी तो शादी के नाम से ऐसे दूर भागती है जैसे जिंदगी में वो कभी शादी ही नहीं करने वाली है। थोड़ी देर बाद शिल्पा की बेटी आनंदी घर पर आती है। ऑफिस से आकर आनंदी अपना ऑफिस बैग साइड में रखती है। तभी अलग अलग लड़कों की तस्वीर आनंदी के सामने रखकर शिल्पा झूठ मूठ कर नाटक करती है। ये देखो आनंदी, तुम्हारे लिए कितने अच्छे रिश्ते आए हैं। एक लड़का बहुत बड़े बैंक में मैनेजर है, एक बिजनेसमैन है, एक तो सरकारी स्कूल में टीचर है। ये देखो ना, ये लड़का कितना हैंडसम है, और उसकी गाड़ी देखो। हाय, मेरी बेटी इतनी बड़ी गाड़ी में घूमेगी। क्या हुआ है माँ आपको? पिछले 23 साल से मैं आपको देखती आ रही हूँ। आपके उन सहेलियों के साथ रहकर ना, आप हर वक्त आपकी सहेलियों का बेटा या बेटी का मेरे साथ ना कंपैरिजन करती रहती हो। हर वक्त आपकी इच्छा रहती है कि मैं भी वही करूं जो आपकी सहेलियों के बेटा बेटी करते हैं। मुझे डांस में इंटरेस्ट था, लेकिन वो मीनाक्षी आंटी की बेटी मास्टर्स कर रही थी, इसलिए आपने मुझे मास्टर्स करने के लिए कहा। अब उनकी बेटी ने कंपनी के सीईओ के साथ शादी की है, इसलिए आप मेरे लिए ये बड़े बड़े घर के बेटों के रिश्ते ला रही हो। और हाँ, वो आपकी सहेली है ना गीता आंटी, उनकी बेटी की भी तो वो शादी करना चाहती है, इसलिए आप मेरी शादी करवा रही हैं। अपने लाए हुए इन तस्वीरों में से मुझे एक भी लड़का पसंद नहीं है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ योगेश से। योगेश कौन? क्या करता है? कहाँ रहता है? एक होटल में कैशियर का काम करता है। भले ही अभी उसकी सैलरी कम है, लेकिन उसका मेरे लिए प्यार बहुत ही ज्यादा है, और वो अब आगे पढ़ भी रहा है। एक होटल में मामूली सा काम करने वाले लड़के के साथ तुझे शादी करनी है? अगर तुम उस लड़के के साथ शादी करोगी तो मेरी सहेलियों के सामने क्या ही इज्जत रह जाएगी। वो देखती है मुझे, उनकी बहू बेटा दूर दूर घूमने जाते हैं, उनकी बड़ी बेटी बड़े बड़े गहने पहनती है, 4 व्हीलर गाड़ी में आती है। तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसके पास ये सब नहीं है। मुझे पता था, अगर मैं आपको योगेश के बारे में बताऊंगी तो आपका यही सब कहना रहेगा, क्योंकि बचपन से लोगों को क्या लगेगा यही तो सुनती आई हूं मैं। पापा के बाद आप ही मेरा सहारा हो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और उस बदले में मैं हमेशा आपके इशारों पर नाचती आई हूँ। लेकिन इस बार नहीं, ये जिंदगी का सवाल है। आपको योगेश पसंद आए या ना आए, मैं तो उसी के साथ शादी करने वाली हूँ। जैसे ही शिल्पा को योगेश के बारे में पता चलता है, शिल्पा आनंदी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आनंदी उसकी एक नहीं सुनती। आनंदी शिल्पा को साफ साफ कहती है कि वो शादी करेगी तो योगेश से ही करेगी।
आनंदी को लगता था कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए मान जाएगी, लेकिन शिल्पा को खुद की बेटी से ज्यादा चिंता थी खुद के स्टेटस की, खुद की सहेलियों की। इसलिए आखिरी तक शिल्पा आनंदी को मना करती रहती है। आनंदी शिल्पा की एक नहीं सुनती और योगेश के साथ शादी कर लेती है। जब से आनंदी और योगेश की शादी हो गई थी, तब से शिल्पा बड़ी ही चिंता में रहती थी। ऐसे में एक दिन शिल्पा को सभी सहेलियों का किटी पार्टी के लिए फोन आता है। हमेशा किटी पार्टी के लिए उतावली होने वाली शिल्पा इस बार किटी पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आनंदी की शादी के बाद अब मोहल्ले के साथ साथ रिश्तेदारों के साथ साथ शिल्पा की सभी सहेलियों में भी ये बात फैल गई थी। मेरी सहेलियां बार बार फोन किए जा रही है, एक बार मना कर दिया तो इन्हें समझ में नहीं आता। शिल्पा शिल्पा, ये क्या कर रही है तू? अगर तू किटी पार्टी में नहीं जाएगी तो बाहर वालों की बातें तुम्हारी सहेलियों तक तो पहुंच ही जाएंगी, वो सब इन्हें सच पता चलेगा। इससे अच्छा है कि तू किटी पार्टी में चली जा, ताकि बाहर से इन्हें जो कुछ भी पता चला है उन सभी बातों को तेरी सच्चाई सुनकर पूर्ण विराम मिल सके। खुद से बड़बड़ाते हुए शिल्पा किटी पार्टी के लिए तैयार होती है। तैयार होकर किटी पार्टी में चली जाती है। किटी पार्टी में शिल्पा पहुंचती है, तभी सभी सहेलियां शिल्पा की तरफ देखने लगती है। तभी मीनाक्षी शिल्पा से पूछती है, शिल्पा, तू हमें सिर्फ दोस्त कहती है लेकिन दोस्त नहीं मानती है। अपनी बेटी की शादी की बात तुमने हमसे छुपाई, बताया कि नहीं हमें? मैं चाहती थी आप लोगों को बताना, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो गया कि क्या ही बताऊं आपको। मेरी बेटी ने ऐसा लड़का पसंद किया है कि वो फौरन में शादी करना चाहता था। अपने प्यार के बारे में मुझे बताने के लिए आनंदी इतनी डर रही थी कि कितनी बार पूछने पर उसने मुझे बताया। और जैसे ही मुझे पता चला कि लड़के के माता पिता ने शादी की डेट निकाल दी है, उनके 2-4 मेहमान, हमारे 2-4 मेहमान लेकर हम लंदन पहुंच गए। परसों ही शादी से वापस आ रही हूँ। वाह यार शिल्पा, तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हारी बेटी की शादी लंदन में हुई। लगता है तुम्हारे दामाद जी बहुत कमाते हैं। वैसे करते क्या है तुम्हारे दामाद जी? अरे उनका एक काम हो तो बताओ ना। उनके कई सारे रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े, हर काम के लिए अलग अलग आदमी रखे हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर से पाँव बाहर रखते ही उनके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी तैयार रहती है और उनके प्राइवेट प्लेन से हम लंदन गए थे। शादी की फोटोज दिखाओ ना, हम भी तो देखें लंदन में शादी कैसे होती है। गीता का सवाल सुनकर शिल्पा खांसने लगती है। अरे धीरे, फोटो? अभी अभी तो शादी हुई है, अब तक फोटो नहीं आई, लेकिन जैसे ही फोटो आएगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाऊंगी। वैसे भी अगली किटी पार्टी मेरे ही घर पर है। शिल्पा को लग रहा था कि एक मामूली से होटल में काम करने वाले लड़के के साथ शादी करके उसकी बेटी ने उसकी नाक कटा दी है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वही मिट्टी में मिलाई हुई बची कुची इज्जत बचाने के लिए शिल्पा अपने होटल में काम करने वाले दामाद को अपनी सहेलियों के सामने रेस्टोरेंट का मालिक कहती है। कोर्ट के 4 दीवारों में जो शादी हुई थी उसे सीधा वो लंदन तक पहुंचाती है। शिल्पा सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। किटी पार्टी के बाद, ये क्या है माँ? इतनी पढ़ लिख गई है, अपने मर्द से शादी कर लिए, तुम्हें ये 4 कागज भी पढ़ने नहीं आते? ये तुम्हारी गोवा के टिकट है। लोगों की बेटियां शादी के बाद बड़े बड़े गहने पहनती है, हनीमून पर गोवा, मनाली, शिमला कहाँ नहीं जाती हैं, लेकिन तुमने सिर्फ शादी की है। तुम्हारा वो गरीब पति ना तुम्हें ना गहने पहना सकता है और ना ही तुम्हें इतने महंगे महंगे ट्रिप करवा सकता है। माँ, मेरा पति क्या कर सकता है क्या नहीं, ये मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको मेरे लिए वो सब करने की जरूरत है। मुझे सुकून वाली शादीशुदा जिंदगी चाहिए थी, जो ट्रिप करके गहने पहन के नहीं मिलती। मामूली से लड़के के साथ शादी कर ली है, तब से तुम्हारी सोच भी छोटी हो गई है। भले ही तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सहेलियों के सामने फ्लैक्स करने के लिए तुम्हें ट्रिप पर भेजना, गहने दिलवाना जरूरी लग रहा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पहले ही तूने एक होटल में काम करने वाले लड़के के साथ शादी करके मेरी नाक कटवा दी है। अब ये स्वाभिमानी बनने का नाटक करके मेरी कुछ बची कुची इज्जत मिट्टी में मिलाने का ख्याल है क्या? चुपचाप ये टिकट पकड़ो और गोवा घूमने चली जाओ। और रही बात पैसों की, तो मैंने एफडी तोड़वाई है। मेरी और भी एफडी है, जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी करवाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत कम नहीं होने दूंगी। सहेलियों के सामने दिखावा करने के लिए शिल्पा अपनी एफडी तोड़वाकर आनंदी और योगेश को बड़ी गाड़ी दिलवाती है, गहने दिलवाती है, उन्हें गोवा ट्रिप पर भेजती है। एक ट्रिप के बाद शिल्पा चुप नहीं बैठती, अपनी सहेलियों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने के लिए लगातार अपनी बेटी और दामाद के लिए खर्च करती रहती है, और अपनी सहेलियों को बताती रहती है कि उसके दामाद जी कितना कमाते हैं, उसकी बेटी को कितना खुश रखते हैं, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं। शिल्पा की सहेलियां शिल्पा के दामाद से मिली भी नहीं थी, लेकिन उनके पास कितनी गाड़ी है, उनके पास कितने गहने हैं, उनके घर में कितने नौकर काम करते हैं, ऐसे कई सारी बातें उन्हें पता थी। क्योंकि जब से बेटी की शादी हुई थी, तब से शिल्पा के मुंह पर सिर्फ दामाद जी की ही बातें थी।
अपनी खुद के पैसे खर्च करके अपने दामाद की कमाई का एक अच्छा खासा पहाड़ शिल्पा ने बड़ी ही मेहनत से खड़ा कर दिया था। शिल्पा की सहेलियां वो भी हमेशा शिल्पा जो भी कुछ बताती उसकी हाँ में हाँ मिला देती थी, क्योंकि शिल्पा को अच्छा लगे। वैसे तो बाहर से उन्हें भी पता था कि शिल्पा का दामाद क्या करता है, लेकिन उन्हें शिल्पा के दामाद की सच्चाई पता है, ये शिल्पा को नहीं पता था। अपना झूठ मूठ का स्टेटस बचाकर रखने के लिए शिल्पा लगातार खर्च किए जा रही थी। उसने शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत चीजें खर्च कर दी थी। इतना सब हो जाने के बाद भी शिल्पा को पता चलता है कि सविता गीता की बेटी हनीमून पर बाली गई थी। जैसे ही शिल्पा को ये बात पता चलती है तो शिल्पा तुरंत अपने दामाद और बेटी को लोन लेकर बाली घूमने भेज देती है और बाकी तस्वीर अपनी सहेली को दिखाती है। शिल्पा का यही सब चल रहा था। ऐसे में ही शिल्पा की एक दूर की सहेली संध्या शिल्पा से मिलने उसके घर आती है। अपनी पुरानी सहेली को देखकर शिल्पा बहुत खुश होती है। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद संध्या कहती है, काफी दिनों से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए आ जाऊं, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन आज मैं खास बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। कौन सी बात? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, उसी का न्योता देने यहाँ आई हूँ। ये लो इनविटेशन कार्ड, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी और दामाद जी, उन्हें भी शादी में लेकर आना। दामाद जी वो तो अभी यहाँ नहीं है, काम के लिए उनके फॉरेन टूर चलते रहते हैं ना। वो आनंदी भी अपने ससुराल में गई हुई है अपने सास ससुर से मिलने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आऊंगी। हाँ, मैं बाकी की सहेलियों के घर गई थी कार्ड देने के लिए, तब वहां पता चला तुम्हारे दामाद जी बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास लोगों से मिलने के लिए वक्त भी नहीं है। कम से कम उनकी फोटो तो दिखा दो। बिल्कुल सही बताया है सबने। मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, मेरी बेटी को बहुत खुश रखते हैं। ये क्या घर में सभी तस्वीरें दामाद जी और आनंदी की तो है। वैसे तुम्हारा दामाद क्या करता है? हमारे दामाद जी वो तो एक बहुत बड़े कैफे के मालिक है, यहीं पास में ही उनका कैफे है। सिर्फ एक कैफे? मेरे दामाद जी के पास तो कई सारे होटल हैं, सिर्फ शहर में नहीं अलग अलग देशों में भी है। मतलब मेरे दामाद की कमाई के सामने तुम्हारे दामाद की कमाई बहुत कम है। दामाद जी कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि वो हमारी बेटी को कितना खुश रखते हैं, क्योंकि हम माँ बाप यही तो चाहते हैं कि हमारी बेटी चाहे फॉरेन ट्रिप करे या ना करे, बस खुश रहे। खैर, मैं मेरे दामाद के कैफे के इतना नज़दीक आई हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो नाराज़ हो जाएंगे। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, शादी में ज़्यादा जान पहचान नहीं होती है ना। आज मौका चल कर आया है तो मैं तुम्हें अपने दामाद से मिलवा देती हूँ। संध्या शिल्पा के घर पर चाय पीने जाती है। संध्या शिल्पा के दामाद और बेटी की तस्वीर देखती है और फिर शिल्पा को लेकर अपने दामाद से मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में चली जाती है। घर पर इतनी सारी बातें करने के बाद पूरे रास्ते में शिल्पा अपनी सहेली के सामने अपने दामाद की तारीफ कर रही थी। बातें करते करते वो दोनों कैफे में पहुंच जाते हैं कि तभी, शिल्पा, ये जो लड़का कैश काउंटर पर बैठा है जरा उसे देख, ये बिल्कुल तुम्हारे दामाद की तरह दिख रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरे दामाद जी तो ऐसे कैफे में पैर भी नहीं रखते होंगे। कैश काउंटर पर बैठे लड़के को संध्या बड़ी ही गौर से देख रही थी। वो शिल्पा का दामाद ही था, लेकिन शिल्पा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तभी वो लड़का शिल्पा को देखता है और तुरंत शिल्पा के पास आकर उसके पैर छूता है। तभी शिल्पा का झूठ पकड़ा जाता है और वो संध्या के सामने शर्मिंदा हो जाती है। आज तक खर्च करके लोन लेकर जितने भी झूठ मूठ के अमीरी के पहाड़ शिल्पा ने बनाए थे वो एक मिनट में गिर जाते हैं। तभी शिल्पा को एहसास होता है कि इंसान के अंदर जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि झूठ छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है।